हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में। सामाजिक जनजीवन। साक्ष्यों से सामाजिक विभेद का अनुमान लगाया जाता है। विद्वानों का मत है कि यहाँ शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग, वणिक का मतलब व्यापारी, और श्रमिक वर्ग थे, जिनकी तुलना 4 वर्णों से की जा सकती है। कहने का मतलब 4 वर्ण थे, जैसे आज 4 वर्ण हैं, ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में 4 वर्ग थे। एक शासक वर्ग था, एक पुरोहित वर्ग था, और एक वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, और एक श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग था। हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा के साक्ष्य भी कहीं कहीं मिलते हैं। दास प्रथा प्रचलित थी। जैसे हड़प्पा के पश्चिमी गढ़ी से एक कमरे वाले मकानों की प्राप्ति को विद्वान इसके साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पश्चिमी टीले से एक बड़ा हाल मिला है, एक कमरा है, मतलब एक कमरे वाला मकान, मतलब बड़ा हाल मिला है, और कहा जाता है उसमें मजदूर रहते होंगे, इसलिए दास प्रथा का साक्ष्य भी मिलता है। हालांकि ये बात याद रखिएगा कि जो संगम काल है उसको छोड़कर, संगम काल को छोड़कर भारतीय इतिहास में सदैव दास प्रथा प्रचलित रही थी, ऐसा माना जाता है। देखते हैं महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक नारी मृण मूर्तियाँ मिलने से मात्र सत्तात्मक समाज की कल्पना की जाती है। यानी समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। परंतु इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारतीय क्षेत्रों से केवल बनावली से नारी मृण मूर्तियाँ मिलती हैं। मृण मूर्तियाँ जो हैं, ये इसका मतलब होता है मिट्टी की बनी मूर्तियाँ। तो नारी मृण मूर्ति मतलब नारी की मिट्टी की बनी मूर्तियाँ अधिकांशतः कहाँ से मिली हैं? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्रों से। इन नारी मृण मूर्तियों में अधिकांशतः युवा नारियां हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, लोथल और कालीबंगा से युग्मित समाधान के कुछ विद्वान सती प्रथा के साक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो लोथल है गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में, यहाँ से युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और इससे यानी युग मतलब 2-2 लाशों को एक साथ दफनाया गया है। तो जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि यहाँ हो सकता है सती प्रथा रही हो। चन्हूदड़ों से प्रसाधन सामग्री मिली है, मतलब श्रृंगार के, जैसे लाल लिपस्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें चन्हूदड़ों से मिली हैं। नौसारों से मांग में सिंदूर लगाने के प्रमाण मिलते हैं। ये भी कई बार पूछा गया कि सिंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो नौसारों से। वस्त्राभूषण, खान पान, मनोरंजन की बात कर लेते हैं। तो सैंधव लोग जो थे सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मैंने आपको बताया था रेशमी वस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो से हमें कपड़ों व कपास के प्रमाण मिले हैं। इन वस्त्रों पर सुइयों द्वारा बुनाई की जाती थी। पुरुष और महिला दोनों वस्त्र धारण करते थे, तो ये तो आम चीज़ है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जो वस्त्र धारण करते थे उसके 2 भाग होते थे, एक ऊपरी वस्त्र और एक निचला वस्त्र, जैसे आज हम लोग धारण करते हैं, लगभग ऐसे ही। सुई और कंघी हाथी दांत के बने होते थे। तांबे के दर्पण होते थे। तो याद रखिएगा, दर्पण जो होता था, शीशा जो होता था, तांबे का होता था। और सुई किसकी होती थी? हाथी दांत की। और कंघी भी हाथी दांत का होता था। इन सभी के प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। फिर एक चीज़ याद रखिएगा, रेशमी वस्त्र का ज्ञान नहीं था, बार बार मैंने बताया आपको। आभूषण विभिन्न प्रस्तरों, स्वर्ण, रजत व अन्य धातुओं से बने थे। सोना कर्नाटक के कोलार व हट्टी और कुछ कश्मीर से प्राप्त होता था। चांदी का मुकुट कुनाल से मिला है, मैंने कई बार बताया है। सैंधव लोग आमिष और निरामिष दोनों थे, मतलब कहने का ये है कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। पुरुष और महिला दोनों मनकों की माला पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों आभूषण धारण करते थे। आभूषणों में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं? चूड़ी, कंगन, फीता, करधनी, कर्णफूल, अंगूठी आदि। ये आभूषण सोने, चांदी, तांबे, कांस, अर्धकीमती प्रस्तरों से निर्मित होते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो अमीर लोग थे वो सोने, चांदी या धातुओं के आभूषण पहनते थे, और जो गरीब लोग थे वो जो है कांसे से बना हुआ या अर्धकीमती या पत्थर से बने हुए मनके के आभूषण पहनते थे। सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया जाता था। घरेलू वस्तुओं, मृदभांड, प्रस्तर, सीप, शंख, हाथी दांत, धातु आदि निर्मित विभिन्न घरेलू वस्तुएं मिलती हैं।
तकली, सुई, कंघी, मछली पकड़ने का कांटा, चाकू आदि तांबे के बने होते थे और जो है कि हाथी दांत के भी बने होते थे। बच्चों के खिलौने मिट्टी के बने होते थे। मनोरंजन के लिए शतरंज, गेंद, पासे का खेल, रथ दौड़, नृत्य गायन ये सब होता था। वस्तुतः नृत्य गान सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। मछली पकड़ना एक नियमित व्यवसाय था, जबकि शिकार करना और सांडों की लड़ाई मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। युद्ध के हथियारों में शामिल थे कुल्हाड़ी, भाला, खंजर, धनुष। इन हथियारों का निर्माण तांबे और कांसे से किया जाता था। हालांकि ये रक्षात्मक थे, कहने का मतलब हमला करने के लिए नहीं थे, ये बस जानवरों से अपने बचाव के लिए थे और अपने उपकरण थे। ओके, ये किसी से युद्ध करने का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो इसलिए कहा जा सकता है ये जो भाला या कुल्हाड़ी या खंजर, धनुष जो भी मिले हैं ये कहीं ना कहीं रक्षा के लिए बनाए गए थे। अब हम लोग देखते हैं अंत्येष्टि संस्कार की विधियां, यानी कैसे लोग दफनाते थे या जलाते थे शवों को, मुर्दों को, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ आदि नगरों से प्राप्त खोजे गए शमशानों से सावधान प्रक्रियाओं का ज्ञान मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित प्रकार की अंत्येष्टि पद्धतियाँ मिलती हैं। सबसे पहले पूर्ण समाधिकरण मिलता है। पूर्ण समाधिकरण मतलब पूरी तरीके से जला देना। इस सभ्यता की सर्वाधिक प्रचलित विधि थी। शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर उसके उपयोग की वस्तुओं के साथ दफना दिया जाता था। इससे उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की जानकारी मिलती थी। वर्तमान में पूर्ण समाधिकरण ईसाई मुस्लिम समुदाय में प्रचलित है। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कालीबंगा से उत्तर दक्षिण में दफनाने का प्रमाण मिलता है। तो पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या होता है? समाधि बना देना, यानी पूर्ण रूप से दफना देना, पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको दफना देना, याद रखिएगा। अभी मैं आपको दाह संस्कार भी बताऊंगा। तो जलाने का भी साक्ष्य मिलता है और पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण सभी मिलते हैं यहाँ पे। तो पूर्ण समाधिकरण का मतलब पूरी तरीके से दफना देना पूरी बॉडी को, जैसे आज मुस्लिम और ईसाई में होता है। और जो शव होते थे उत्तर दक्षिण में रखे जाते थे। उत्तर में सिर होता था, दक्षिण में पैर, ऐसा कह सकते हैं। कालीबंगा से दक्षिण उत्तर में दफनाने का प्रमाण मिलता है, यानी उल्टा मिलता है, याद रखिए। कालीबंगा में जो सिर है वो दक्षिण में है। लोथल में पूरब पश्चिम में, रोपड़ में पश्चिम पूरब में दफनाने का प्रमाण मिलता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। रोपड़ में जो है पश्चिम में सिर है और लोथल में पूरब में सिर है। जबकि आज अगर देखा जाए तो उत्तर में सिर रखते हैं, आज की प्रक्रिया अगर देखें। हड़प्पा से एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें लकड़ी की पेटिका में शव रखकर दफनाया गया था या किसी विदेशी का शव मालूम होता है। और फिर ये चीज़ें मैंने आपको बताई ही हैं कि लोथल से और कालीबंगा से युग्मित समाधान का प्रमाण मिलता है। कुछ विद्वान इस समाधान को सती प्रथा का साक्ष्य मानते हैं। तो ये तो था पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण देखते हैं तो बहावलपुर, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है। इस क्षेत्र से आंशिक समाधिकरण के साक्ष्य मिलते हैं। वर्तमान में पारसी समुदाय में यह प्रथा प्रचलित है। मतलब आंशिक समाधिकरण मतलब जो है कि थोड़ी सी बॉडी जला देते होंगे और फिर थोड़ा उसका बचा खुचा जो था अवशेष उसको दफना देते थे। दाह संस्कार का मतलब हिंदू समुदाय में जो प्रचलित है, पूर्ण रूप से शरीर को जला देना। कलश समाधान मोहनजोदड़ो और सुरकोतड़ा से इसके साक्ष्य मिले हैं। मार्शल और मैके ने इसे प्रतीकात्मक समाधिकरण, तो पिगट ने इसे शोकपीठ की संज्ञा दी है। ये याद रखिएगा, कलश समाधान। तो आज हम लोगों ने बेसिकली बात किया सामाजिक स्थिति के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे इसकी धार्मिक स्थिति के बारे में और हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कला कैसा था, यानी कला और प्रौद्योगिकी सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, लिपि कैसी थी, ये सारी चीज़ें भी हम लोग को पढ़नी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।